हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और किस विषय का? तो साइंस जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग सेट 2 आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने साइंस का सेट 1 का जो वीडियो है अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने उसको नहीं देखा है वो चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा क्लास 10th का भी मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, तो जिनको देखना है वो जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए इसको, और उन सब वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज का क्लास चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में सबसे पहले ये सभी इंस्ट्रक्शन सब है कुछ, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न हैं, यानी कुल यहाँ पर 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर गलत भी बना दिए तो कोई उसका माइनस में आपका नंबर नहीं जाएगा, तो ये मतलब है। चलिए अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ओडोमीटर, यानी दूरी मापने वाला यंत्र जो लगा होता है गाड़ी में, उसको ओडोमीटर कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सरल रेखीय गति मतलब एक सीधी रेखा पर होने वाला गति। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क पर कार की गति। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि समय भी मेंशन किया है इसमें, यानी इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको वेग कहते हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ पर समय का बात नहीं होता, सिर्फ बोलता निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तो उसको विस्थापन कहते हैं। लेकिन समय भी इसमें बोला है, समय भी बोला है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा वेग। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, यानी गति एक समान है, मतलब उसका जो वेग है नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, तो उसमें त्वरण क्या होगा? तो सिंपल सा जवाब होगा, त्वरण उसमें शून्य होगा, क्योंकि त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब वेग में परिवर्तन होता है। तो इसमें तो वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, गति समान है, तो इसलिए शून्य त्वरण होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, संवेग कैसी राशि है। संवेग कैसी राशि है? तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv, ये जानते हैं। और संवेग कैसी राशि है, इसमें भी क्या है, वेग है, वेग को दर्शा रहा है, तो इसीलिए संवेग भी एक सदिश राशि है, क्योंकि जो वेग है वो सदिश राशि है, इसीलिए संवेग भी हम लोग का एक सदिश राशि है। और इसका फार्मूला P = mv होता है, जहाँ पर P संवेग है, m द्रव्यमान है और v वेग है, तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, इसके बाद थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। यानी यह गुण क्या कहलाता है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है वो इसमें जवाब देना है। तो कोई भी वस्तु अपना अवस्था को नहीं बदलना चाहता है। अगर वो गति में है तो चाहता है कि गति में ही रहे, अगर वो रुका हुआ है तो चाहता है कि रुका हुआ ही रहे। तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को जड़त्व का गुण कहते हैं, यानी कि ये जड़त्व वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि संवेग का एसआई मात्रक होता है, तो क्या होता है? तो एसआई मात्रक निकालना बहुत आसान है, अगर उसका फार्मूला मालूम है तो एसआई मात्रक भी आप जान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अभी बताए थे P = क्या होता है, mv, जहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg, और v क्या है, वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यानी इसका संवेग का एसआई मात्रक हो गया kg मीटर पर सेकेंड। तो ये कौन ऑप्शन में है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है उसी में इसका सही जवाब है, kg मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसमें देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो, तो
ए का जड़त्व बी से अधिक होगा या बी का जड़त्व ए से अधिक होगा या दोनों का जड़त्व बराबर होगा, ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा, तो कौन सा जवाब इसका सही होगा। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जिसका वजन ज़्यादा होता है यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका जड़त्व भी ज़्यादा होता है। तो इसमें दोनों वस्तु में देख सकते हैं, जो ए का द्रव्यमान है वो 6 kg है और वस्तु बी का द्रव्यमान 34 kg है। तो जड़त्व किसका ज़्यादा होगा, वस्तु बी का, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए इसके बाद आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है। तो हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो द्वितीय गति नियम को इसका वास्तविक नियम कहा जाता है, गति का वास्तविक नियम है। जो द्वितीय नियम है दूसरा नियम उसको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मात्रक है। तो गुरुत्वीय त्वरण बोले या सिर्फ त्वरण बोले, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब इसके बाद आगे क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है यह किस बल के कारण होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। फिर आगे क्या बोल रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है। तो जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये इसका सही हो जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसको जानने के लिए अगर आपको ये फार्मूला मालूम है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, तो G इंटू M1 M2 बाई नीचे R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो R है यही तो दूरी बता रहा है कि कोई दो वस्तु है तो उनके बीच का दूरी को हम लोग R से दिखाते हैं। तो यही R को अगर हम लोग आधा कर दें, अभी मान के लिए इसका दूरी R है, अगर इसको आधा कर दे तो बल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए फार्मूला जो हम लोग का है यहाँ पर R स्क्वायर अगर इसको आधा कर दें, यानी कि नीचे आप ध्यान दीजिए, अगर ये R स्क्वायर इसको आधा कर दें तो R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। R/2 का स्क्वायर इसका मतलब R स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये नीचे वाला 4 जो है ऊपर चला जाएगा और इसमें इंटू हो जाएगा 4, यानी कि अगर इसको R को आधा कर दें तो ये जो बल है 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, चाहे आप कोई भी ग्रह में चले जाएं, जो वस्तु का द्रव्यमान है हमेशा समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, दिए गए चित्र में पदार्थ किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पदार्थ काफ़ी आपस में सटे हुए हैं और इनके बीच में जो जगह है वो बहुत कम है, खाली जगह, तो इसीलिए ठोस अवस्था को दर्शा रहा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। तो अगरबत्ती अगर कहीं जल रही है तो उसका जो सुगंध है, आप अगर दूर में भी खड़े हैं तो वहाँ पर भी आपके पास उसका सुगंध आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो अगरबत्ती से जो सुगंध है वो हवा में गति करते हुए आपके पास पहुँच जाता है। इसका मतलब गति कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो पदार्थ है उसके कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो ये गुण के कारण आपको दूर से ही उसका सुगंध पता चल जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही हो जाएगा। पदार्थ के कण एक दूसरे जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी वो सही हो जाएगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, क्योंकि गति करते हुए हमारे नाकों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हम उसको पता कर लेते हैं उसका सुगंध। यहाँ पर एक सवाल ऐसा भी पूछ सकते हैं कि गर्म खाने की गंध जो है हमें दूर से ही पता चल जाती है, कैसे। तो इसका भी यही जवाब होगा, गर्म खाने का गंध जो है हमें दूर से ही पता चल जाता है, क्योंकि जो खाना है उसका जो भाप निकलता है वो गैसीय अवस्था में होता है, जिससे वो गति करते हुए हमारे नाकों तक पहुंचता है, जिससे हम लोग सूंघ पाते हैं दूर से ही। जो गैस है, गैस के कण ज़्यादा गतिशील होते हैं, और जो द्रव है
गैस से कम होते हैं उसके कण गतिशील, और ठोस के जो कण हैं वो बिल्कुल ना के बराबर गतिशील होते हैं। तो गैस जो है इसके कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो गतिशील गुण होने के कारण ये सुगंध हमें दूर से ही पता चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। विसरण की गति किस में तेज होगी, तो अभी बताएं। जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनमें कण एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से जाते हैं, और जो द्रव है उसमें थोड़ा धीरे, और जो ठोस है उसमें ना के बराबर कण गति लगभग ना के बराबर यहाँ गति करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है हम लोग का, और यहाँ विसरण का बात बोल रहा है, तो इसका कौन सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में विसरण तेज़ी से होता है, यानी कण एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसका जवाब हो जाएगा संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये बहुत ही काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब ये ऐसा रहे कि गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस, ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कोई ठोस है उसको अगर गर्म कर रहे हैं और ये द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप लोग को उदाहरण याद होगा, जैसे कपूर, जो कपूर होता है ये ठोस अवस्था में होता है, लेकिन इसको जब गर्म किया जाता है तो ये द्रव में नहीं बदलता है, सीधे ये गैस में भाप बन के उड़ जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, इसको भी याद रखना है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें क्या बोल रहा है कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी द्रव से वाष्प बन रहा है, यानी कि गैस, द्रव से गैस बन रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है कितना। और सभी ऑप्शन में आप ध्यान से देखिए, सब में केल्विन में दिया हुआ, यानी 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, क्या होगा। तो केल्विन में अगर बदलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, आपको मालूम है 273 इसमें जोड़ते हैं। तो 0 में 273 जोड़ेंगे तो क्या होगा 273, यानी 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 273 केल्विन के बराबर होगा। और अगर केल्विन में दिया हुआ है उसको हम लोग को अगर सेल्सियस में बदलना है तो 273 इसमें हम लोग घटाते हैं। तो ये बात भी याद रखना है, सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ते हैं, और केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 घटाते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। द्रव्यमान संरक्षण बोला है, तो इसमें देखते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ को ना ही बनाया जा सकता है और उसमें कुछ अधिक बनाया जा सकता है, और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो इसको देखिए कौन सा बिंदु ये बोल रहा है, तो अगर ध्यान से आप पढ़ें तो पता चलेगा जो ऑप्शन नंबर सी में है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होता है, यानी ना ही बनता है, और ना ही उनका विनाश होता है। तो यही जो है ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U यानी 16 यूनिट है। इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, तो किसी भी तत्व का द्रव्यमान जो है कार्बन परमाणु के सापेक्ष में निकाला जाता है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। यानी अभी बताएं कि कार्बन से इसका तुलना किया जाता है, कार्बन के सापेक्ष में किसी का द्रव्यमान निकाला जाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये।
चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ये पिछला वाला सेट में भी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अणु। अणु एक ऐसा सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। तो चलिए ये हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चतुर्परमाणुक बोला है यानी कि 4 परमाणु किसमें है। नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उन ऑप्शन में से किसमें कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें 4 परमाणु है। तो शुरू में अगर देखते हैं तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, यानी कुल मिला के 5 हो गया। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, यानी 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, कुल मिला कितना हो गया 4, यानी कि वही तो पूछा है चतुर्परमाणु। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी इसमें 3 हो गया। इसमें अगर देखें तो एक सोडियम और 1 क्लोरीन है, यानी इसमें 2 हो गया। तो हम लोग को चतुर पूछा था, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ कहाँ पर थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 देखना है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि 36 ग्राम जल को मोल में बदले। ये देखिए यहाँ पर 36 में क्या बोल रहा है कि 26 में बोल रहा है, सॉरी, क्या बोल रहा है 36 ग्राम जल को मोल में बदले। तो सबसे पहले देखते हैं कि जल का 1 मोल में कितना ग्राम होता है उसको। तो जल का फार्मूला क्या होता है H2O। तो इसका द्रव्यमान जितना होगा उसी को 1 मोल कहते हैं। तो सबसे पहले इसका द्रव्यमान निकालते हैं। तो द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 जोड़, अब इसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है तो 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 और 16 जोड़ेंगे तो कितना 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम जो जल है उसको हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो इसमें क्या बोला है 36 ग्राम जल को मोल में बदलें। तो 18 ग्राम में 1 मोल होता है तो 36 ग्राम में कितना होगा 2 मोल, इसका जस्ट डबल, इसको 2 से गुना किए तो मोल भी डबल होगा, यानी 18 ग्राम में 1 मोल तो 18 दूनी 36, तो 36 ग्राम में 2 मोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 मोल। चलिए, और इसी के जैसा आगे सवाल है। अगला सवाल में भी क्या बोला है कि 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। तो बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा क्वेश्चन है। 5 मोल यहाँ बोला है, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। तो सबसे पहले 1 मोल नाइट्रोजन गैस का देखते हैं द्रव्यमान कितना होता है। तो नाइट्रोजन गैस यानी कि N2, इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना होता है, ये 2 जो है ये 2 लिखेंगे गुना ये जो नाइट्रोजन है इसका द्रव्यमान कितना होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 यानी 7 दूनी 14, लगभग डबल होता है, द्रव्यमान जानते हैं। तो ये 14 दूनी ये 7 नंबर में है तो 7 दूनी इसी से तो गुना किए 7 दूनी 14। देखिए इसको फिर से बताते हैं। नाइट्रोजन गैस है तो इसका द्रव्यमान हम लोग जब निकालेंगे तो ये 2 को लिख लेंगे 2 को, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन उसका परमाणु संख्या 7 होता है, यानी इसमें 7 होता है तो 7 दूनी 14, तो 14 दूनी इसका 28 हो गया, यानी 28 ग्राम जो है नाइट्रोजन गैस इसमें 1 मोल है तो 5 मोल का निकालना है। तो 28 को हम लोग 5 से गुना कर देंगे, 28 जो है इसको 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 8 40, 5 8 40 के 0 हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 140 यूनिट। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना होगा तो 140 यू, यानी 140 यूनिट। चलिए इसके बाद आगे फटाफट इसको ख़त्म करते हैं।
कोशिका का बिजली घर क्या है, यानी कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो बिजली घर जो है कोशिका का वो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, तो ये भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया ही सही होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसे आत्मघाती थैली कहते हैं, एक ही बात है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये सही जवाब हो गया। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब ऐसा कोशिका जिसका केंद्रक अच्छी तरह से विकसित ना हो, तो इसका उदाहरण कौन है, तो बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया कोशिका जो है सुविकसित नहीं होता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंतःद्रवी जालिका, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, तो ये तो पूरा नपातलो क्वेश्चन है कि संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, तो ये फिक्स अगर आपको याद होगा तो पता है 4, संतति कोशिकाओं की संख्या 4 होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, तो उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो जितना गुणसूत्र होता है अगर उसका अंडा में गुणसूत्रों की संख्या अगर देखें तो आधी हो जाती है, यानी 18 का आधा 9, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है, यानी जो पेड़ होता है उसमें जल का और खनिज का वहन, पूरे पेड़ में जल को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम, ज से जल ज से जाइलम। अगर यहाँ खाना का बोलता, खाना यानी भोजन का वहन कौन करता है, तो फ्लोएम हो जाता, फ्लोएम, लेकिन यहाँ जल बोला है तो इसलिए जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रक्त एक उत्तक है, यानी किस प्रकार का उत्तक है रक्त, तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ कि अस्थि व मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है, यानी अस्थि और मांसपेशी को कौन जोड़ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेंडन, टेंडन जोड़ता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट 1 में भी ये क्वेश्चन था। अगर यहाँ बोलता अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला की रचना अगर पूछता तो लिगामेंट होता, जिसको हम लोग स्नायु भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा था, अस्थि को मांसपेशी जोड़ने वाला, तो इसलिए टेंडन सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है, 3 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। क्या बोला है इसमें कि पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है, यानी जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वैसा पैरेन्काइमा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरेन्काइमा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, तो पौधे की लंबाई बढ़ने का बात हो रहा है, तो वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो विभाज्योतक जिम्मेदार होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा विभाज्योतक। यहाँ पौधों की लंबाई बोला, अगर जड़ों की लंबाई भी बोलता तो विभाज्योतक, यानी कहीं भी वृद्धि का बात बोले तो उसका जिम्मेदार विभाज्योतक होता है, इसी के कारण पौधों में वृद्धि होती है। अब आज का अंतिम सवाल क्या है, मुख गुहा के आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है, तो जो हमारे मुंह के अंदर का जो कोमल भाग है वो किस उत्तक का बना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपिडर्मल, एपिडर्मल का बना होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह आज क्लास 9 का साइंस मॉडल पेपर 2 सेट 2 ख़त्म हो गया है। तो इस तरह और भी मॉडल पेपर का अगर आप आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।